हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम आरटी की धाराएं समझेंगे। रीट के पेपर में, रीट मेंस के पेपर में और अन्य जितने भी सी टेट, पंजाब टेट, हरियाणा टेट इत्यादि में आरटी एक्ट पूछा जाता है। तो आरटी एक्ट में सबसे पहले तो ये याद करें कि आरटी एक्ट में जो है कुल कितनी धाराएं हैं। तो मूल एक्ट में 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, लेकिन 2012 में इसमें एक संशोधन हुआ था जिसमें 39वीं धारा जोड़ी गई थी। तो अगर दोनों ऑप्शन आए तो आप 39 धाराएं करेंगे, लेकिन अगर सीधा प्रश्न आता है और 38 ही धाराएं आती हैं तो आरटी एक्ट 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, तो उसमें कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक इसमें शेड्यूल है, इसको याद करेंगे। तो मैंने लगभग मुख्य मुख्य धाराएं जो पिछले पेपरों में पूछी गई हैं उनके हिसाब से ये वीडियो तैयार किया है। इसे बार बार देखें और याद करें। तो देखें, सबसे पहले धारा 4 की बात करते हैं। तो धारा 4 जो है इसमें आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान है। अर्थात मान लीजिए किसी बच्चे की आयु 10 वर्ष है और वो कभी विद्यालय नहीं गया, तो ऐसे में वो बच्चा जो है वो 5वीं क्लास में प्रवेश लेगा और उसे 5वीं के लेवल तक लाने के लिए बीआरसी इत्यादि के माध्यम से उस बच्चे को लेवल तक लाने का प्रयास किया जाएगा, ट्रेनिंग्स दी जाएंगी उसको। फिर देखिए धारा 6। तो धारा 6 बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है। 1 किलोमीटर के रेडियस में प्राइमरी स्कूल और 2 किलोमीटर के रेडियस में मिडिल स्कूल का इसमें प्रावधान है। इसीलिए आप देख लीजिए जगह जगह पर जो है सरकार ने छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल खोले हैं ताकि इस धारा का पालन किया जा सके। फिर है भी धारा 7। इसमें केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात बताया गया है। अर्थात केंद्र जो है वो इस एक्ट को लागू करने के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना पैसा देगा। तो वर्तमान में केंद्र जो है वो 60% और राज्य 40% इसमें पैसा देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें पूर्वोत्तर राज्यों को, अरुणाचल वगैरह, तो वहाँ पर 90-10 का अनुपात है। केंद्र 90% और राज्य जो है वो 10% पैसा इसमें देता है। फिर देखिए धारा 10 है, इसमें माता पिता के कर्तव्य बताएं। अर्थात माता पिता का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो धारा 10 जो है वो माता पिता के कर्तव्यों के बारे में है। अगली धारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं जिन्हें ईसीसी एज बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, प्री स्कूल एज बोलते हैं, पूर्व विद्यालय आयु बोलते हैं, इन बच्चों के लिए सरकार आंगनबाड़ी का प्रबंध करे। ये कौन सी धारा में लिखा है? ये धारा 11 में लिखा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है, इसको याद करें। उसके बाद बात करते हैं धारा 12। तो आप देखिए जैसे अपने यहाँ जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं तो उन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए जो है धारा 12 के अंतर्गत जो कमज़ोर वर्ग के माता पिता हैं जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपया या उससे कम है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिलवा सकते हैं। और इसकी एवज में जो पुनर्भरण है वो कौन करेगा? पुनर्भरण जो है वो राज्य सरकार इन प्राइवेट स्कूलों को पुनर्भरण करेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है। उसके बाद है धारा 13। इसमें से भी प्रश्न आया है पेपर में कि जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल है और बच्चे का प्रवेश शुल्क ले लेता है, उसकी प्रवेश परीक्षा ले लेता है, तो जितना प्रवेश शुल्क लिया है उसका 10 गुना अथवा 25,000 रुपया उस पर जुर्माना लगेगा। ये कहाँ लिखा है? धारा 13 में। फिर बात करें धारा 14 की। तो धारा 14 में ये उल्लेख है कि मान लीजिए कोई बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके बिना भी उस बच्चे को प्रवेश देना होगा। कोई स्कूल आयु प्रमाण पत्र के बिना भी प्रवेश से बच्चे को इनकार नहीं कर सकता। फिर बात आती है धारा 16 की। तो धारा 16 में बच्चे को फेल नहीं करने के संबंध में बताया गया है। अर्थात इसमें इंग्लिश में लिखा आता है नो डिटेंशन पॉलिसी। अर्थात बच्चा स्कूल में आता है, बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसे फेल नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, राजस्थान में 2019 में विधानसभा में इसको एक एक्ट पारित करके इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं कि मान लीजिए बच्चा अप्रैल में पेपर देता है और मई में उसका रिजल्ट आता है और उसके अंदर वो बच्चा जो है वो फेल हो जाता है, तो ऐसे में उस बच्चे को पुनः 2 या 3 माह बाद पुनः परीक्षा दिलवाई जाएगी और अगर उसमें भी अगर वो फेल होता है तो फिर उससे फेल किया जाएगा। लेकिन फेल शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना। थोड़ा इसे ऊपर ले लेते हैं। अब देखेंगे धारा 17 के बारे में।
धारा 17 कहती है कि बालकों को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देना। तो विद्यार्थियों, आप जैसे टीचर बनने वाले हो, तो अगर बच्चों का मेंटल हरासमेंट या फिजिकल हरासमेंट होता है तो उसके लिए ज़रूरी सज़ा का प्रावधान है। तो बच्चों को किसी भी प्रकार से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न नहीं करना है। फिर देखिए धारा 18 क्या कहती है कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता, मान लीजिए कोई स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है, प्राइवेट स्कूल, और उस पे अगर सरकार उसकी जांच करती है और उसकी मान्यता नहीं पाई जाती, तो ऐसे में 1,00,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। भाई कितना जुर्माना? 1,00,000 रुपये जुर्माना, और नहीं भरने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये जुर्माना बढ़ेगा। ये धारा 18 में लिखा है। फिर भी देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा 21, ये इतनी इम्पोर्टेंट है, इस धारा को हम लोग अलग से एक वीडियो में समझेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति, प्रत्येक जो राजकीय विद्यालय है, चाहे वो प्राइमरी है चाहे मिडिल है, उसमें एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करना होगा। और ये प्रबंधन समिति जो है ये 2 भागों में बंटी होती है। एक तो इसमें साधारण सभा होती है और एक कार्यकारिणी। ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो कार्यकारिणी के विषय में पूछे जाते हैं। जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी में कितने सदस्य होंगे? 16 सदस्य होंगे। इसमें से 16 में से अभिभावक कितने प्रतिशत होते हैं? तो 3/4 अभिभावक होते हैं। इन 16 में से महिला सदस्य कितनी होती हैं? 50% महिलाएं होती हैं। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभिभावक इसका अध्यक्ष होता है। और इसका सचिव कौन होता है? तो प्रधानाध्यापक जो है इसका पदेन सचिव होता है। इसके अलावा इसकी प्रत्येक माह की अमावस्या को बैठक होती है। ये जितने भी प्रश्न मैंने बोले हैं सब अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये सारे प्रश्न किसी न किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो इसको अलग से भी इसका एक वीडियो बना लेंगे। रीट मेंस में इसका पूरा एक टॉपिक लगता है, विद्यालय प्रबंधन समितियां शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत, तो अलग से इसे पढ़ेंगे। फिर बात आती है भाई धारा 22 में विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना होता है। प्रत्येक राजकीय विद्यालय सत्र के प्रारंभ में एक योजना बनाता है जो कि 3 वर्षीय योजना होती है। कितने वर्षीय? 3 वर्षीय योजना होती है। और उसकी प्रति वर्ष एक उप योजना भी बनाई जाती है। और यह वार्षिक योजना जो है ये 4 भागों में बंटी होती है, जिसमें विद्यालय के शैक्षिक उत्थान के बारे में, विद्यालय के सह शैक्षिक गतिविधियों के बारे में, विद्यालय की भौतिक गतिविधियों और विद्यालय की विविध गतिविधियों के बारे में इसके अंतर्गत वर्णन होता है। फिर बात आती है भी धारा 25, ये भी बड़ी काम की है और बहुत सारे प्रश्न आते हैं इसमें से। छात्र शिक्षक अनुपात, तो देखिए जैसे प्राइमरी स्कूल है तो उसमें नई शिक्षा नीति 2020 भी क्या कहती है कि छात्र शिक्षक अनुपात किसी भी हालत में 30:1 से अधिक नहीं होगा प्राइमरी में। और मिडिल स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 होगा। साथ ही साथ जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर 25:1 छात्र अनुपात शिक्षक अनुपात होगा। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्यूपल टीचर रेशियो, PTR बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, बहुत सारे प्रश्न इसमें से आते हैं। फिर बात आती भाई आप लोग शिक्षक बनोगे, तो धारा 27 कहती है कि एक शिक्षक को किन किन कामों में लगाया जा सकता है। तो शैक्षिक कार्य तो करने ही हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे चुनाव में लगाया जा सकता है, आपको जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य कार्य में एक एलिमेंट्री अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता। कौन सी धारा कहती है? धारा 27। फिर बात आती है धारा 29 में, तो इसके अंतर्गत जो पाठ्यचर्या है वो मातृभाषा में हो। अभी नई शिक्षा नीति 2020 क्या कह रही है कि जो पाठ्यचर्या है वो कम से कम 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो 8वीं क्लास तक भी पाठ्यचर्या मातृभाषा में हो। ये धारा 29 में लिखा है। फिर बात आती है धारा 31, और धारा 31 में बाल संरक्षण आयोग का प्रावधान है। अर्थात प्रत्येक राज्य एक बाल संरक्षण आयोग बनाएगा और उस बाल संरक्षण आयोग में कम से कम 3 सदस्य होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। फिर बात आती है धारा 34, तो धारा 34 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य एक राज्य सलाहकार आयोग भी बनाए। तो अपने राजस्थान में एक राज्य सलाहकार आयोग गठित किया गया है जिसमें 15 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष है वो राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री होते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और जो 38वीं धारा है वो थोड़ा गौर से देखें। इसमें लिखा है कि राज्य यदि चाहें तो स्वयं की नियमावली इस मूल एक्ट के अंतर्गत बना सकते हैं। और इसी के अंतर्गत हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी स्वयं की नियमावली बनाई, जिसके अंतर्गत
1 अप्रैल 2011 को उसे लागू किया गया। और राजस्थान की जो नियमावली है उसमें कुल 10 अध्याय और 29 धाराएँ हैं। ये प्रश्न याद करना, एक एक प्रश्न उपयोगी है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकूं। फिर मिलते हैं। थैंक यू।